कल्पना कीजिए एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। इतनी पुरानी कि जब धरती पर जीवन का मतलब सिर्फ समुद्र में तैरने वाली काई था, जमीन पर एक पत्ता तक नहीं था, तब ये पहाड़ खड़े थे। सही बात है। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि उत्तर भारत के लिए एक हरी दीवार है जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर के दरवाजे पर दस्तक देने से रोकती है। आज हम इसी अरावली पर्वत श्रृंखला की कहानी के पन्ने पलटेंगे। और हमारे पास पन्ने कई हैं। एक तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया का यात्रा लेख है जो इसकी खूबसूरती पर फिदा है। हाँ, तो वहीं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान की रिपोर्ट्स हैं जो इसके वजूद पर खड़े हुए एक बड़े विवाद की परतें खोलती हैं। और इन सब के बीच संस्कृति पर काम करने वाली संस्था संकला फाउंडेशन का एक लेख, बिल्कुल, वो हमें याद दिलाता है कि अरावली सिर्फ जंगल नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई संस्कृति है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि अरावली क्या है, बल्कि ये समझना है कि भारत की ये सबसे पुरानी धरोहर एक ही समय में एक खूबसूरत पर्यटन स्थल, लाखों लोगों की जीवन रेखा और एक बेहद गंभीर विवाद का केंद्र कैसे बन गई है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। चलिए सबसे पहले चलिए इसके विशालकाय पैमाने को समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ये पुरानी है तो हम मतलब कितना पुराना कह रहे हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये प्रोटेरोजोइक युग की है, यानी लगभग 250 से 350 करोड़ साल पहले बनी थी। 350 करोड़ साल, ये सोचना भी मुश्किल है। हिमालय जिसे हम इतना भव्य और प्राचीन मानते हैं, वो तो इसके सामने बच्चा है। बिल्कुल बच्चा है। सिर्फ 5 करोड़ साल पुराना, मतलब जब डायनासोर्स भी नहीं थे तब ये पहाड़ दुनिया देख रहे थे। सही कहा। और आज इतने सालों की बारिश, हवा और धूप सहकर ये खिस गए हैं, छोटे हो गए हैं। भूवैज्ञानिक इसे एक अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। इसका निर्माण तब हुआ था जब धरती की पुरानी और स्थिर परतें, जिन्हें क्रेटॉन कहते हैं, वो आपस में टकराई थी। अच्छा, ये गुजरात के पालनपुर से एक लंबी लकीर की तरह शुरू होती है, पूरे राजस्थान को पार करती है, हरियाणा से गुजरती है और दिल्ली में आके खत्म हो जाती है। हाँ, दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर का सफर। और इसका अंत भी कितना शानदार है। दिल्ली की रायसीना पहाड़ी, जहां आज हमारा राष्ट्रपति भवन बना है, वो इसी अरावली का आखिरी सिरा है जी। लेकिन ये सिर्फ चट्टाने और भूविज्ञान नहीं है ना? हमारे सूत्रों में इसकी खूबसूरती के भी काफी चर्चे हैं। हाँ, और वो खूबसूरती देखने लायक है। सबसे पहले तो माउंट आबू, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन। बिल्कुल, यहीं पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, करीब 1722 मीटर ऊंची। शांत झीलें, हरे भरे पहाड़ और ठंडी हवा, रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान जैसा। और उदयपुर, झीलों का शहर, मैं वहां गई हूं और ये एहसास ही अलग है कि आप जिन पहाड़ियों के बीच अपनी नाव चला रही हैं, वो पृथ्वी की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। सही बात है। और कुंभलगढ़ किला, उसकी दीवार तो चीन की दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी है। ये सब अरावली की गोद में ही तो बसा है। यही नहीं, यहाँ वन्य जीवों का भी घर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां बाघों को सफलतापूर्वक फिर से बसाया गया है। हाँ, सरिस्का। और पाली का जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जहां तेंदुए उन चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। ये प्रकृति का एक अद्भुत कैनवास है। लेकिन इन सब खूबसूरत जगहों से परे अरावली का एक बहुत जरूरी काम भी है ना? वो हरी दीवार वाली बात, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है उत्तर भारत का भविष्य। अरावली सिंधु और गंगा नदी के बीच पानी का बंटवारा करती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा काम है थार के रेगिस्तान को रोकना। ये एक प्राकृतिक बाधा है जो रेगिस्तान की रेत और धूल को पूर्व की ओर जाने से रोकती है। मतलब हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी की तरफ। जी, उन उपजाऊ जमीनों तक पहुंचने से रोकती है। अगर अरावली ना हो तो दिल्ली को रेगिस्तान बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये तो डरावना है। तो ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। और इस कवच के अंदर सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, इंसान और उनकी संस्कृति भी रहती है। संकला फाउंडेशन का लेख एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर खींचता है। हाँ, वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। जंगल के किनारे एक बुजुर्ग महिला लकड़ी इकट्ठा कर रही है, एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा है, और पास ही कुछ महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कुआं पूजन कर रही हैं। उनकी पोशाक, घाघरा, ओढ़नी, धोती, ये सब वहां की जलवायु और मिट्टी के रंगों से ही तो बनी है। ये प्रकृति और इंसान के बीच का सहजीवन है। बिल्कुल, एक सिम्बायोसिस। तो ये सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि हजारों लोगों का घर है।
ये लोग कौन हैं? मुख्य रूप से भील, गरासिया, डामोर और कथौड़िया जैसे आदिवासी समुदाय, जिनका रिश्ता इन पहाड़ों से सदियों पुराना है। उनके लिए ये जंगल एक सुपरमार्केट और फार्मेसी जैसा है। अच्छा। हर जड़ी बूटी का मतलब है, हर पेड़ की अपनी कहानी है। ये ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि उनकी यादों और लोकगीतों में जिंदा है। ये पारंपरिक ज्ञान तो कमाल का होगा। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जो हमें हैरान कर दे? कई हैं। एक शोध पत्र बताता है कि यहाँ के लोग मौसम का अनुमान कैसे लगाते हैं। वे बबूल के पेड़ को देखते हैं। बबूल? हाँ, अकेशिया निलोटिका। अगर उस पर सामान्य से ज्यादा फूल आए हैं तो वे मान लेते हैं कि इस साल मानसून बहुत अच्छा होगा और मूंगफली की फसल जबरदस्त होगी। बिल्कुल, बिना किसी सैटेलाइट या वेदर ऐप के। ये तो गूगल से ज्यादा भरोसेमंद भविष्यवाणी लगती है। और खाने पीने का क्या? महुआ का पेड़, मैडुका इंडिका, यहाँ के लोगों के लिए एक जीवन रेखा है, खासकर अकाल के समय। कहते हैं एक महुआ का पेड़ 50 साल से भी ज्यादा समय तक एक परिवार को भोजन दे सकता है। 50 साल? जी। और लोक चिकित्सा तो अपने आप में एक विज्ञान है। सफेद आंख मतलब कैलोट्रोपिस जिगांटिया, उसके फूलों का पाउडर शहद के साथ मिलाकर मानसिक विकारों के इलाज में इस्तेमाल होता है। ये ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये सब सुन के तो लगता है कि एक खजाना है जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं रहा है। ये संस्कृति अब खतरे में है ना? बहुत बड़े खतरे में। शहरीकरण और अवैध खनन की वजह से पिछले कुछ दशकों में अरावली का लगभग 30% जंगल खत्म हो चुका है। 30%? जी। और जब जंगल कटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं कटते, लोग गीत खो जाते हैं, परंपराएं मिट जाती हैं, पहचान धुंधली हो जाती है। संकला फाउंडेशन के लेख में एक बुजुर्ग महिला याद करती हैं कि कैसे सावन में पेड़ों पर झूले पड़ते थे और मोर नाचते थे। अब वो कहती हैं, असली मानसून तो अब आता ही नहीं। ये सुनकर दिल टूट जाता है। आप सोचेंगे कि इस तबाही को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन विडंबना देखिए, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो इसे बचाने के बजाय और बड़े खतरे में डाल सकता है। यही वो विवाद है जिसने सबको चौंका दिया है। बिल्कुल। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को परिभाषित करने के लिए एक नए फ्रेमवर्क को मंजूरी दी, और इसके बाद गुरुग्राम से लेकर उदयपुर तक पर्यावरणविद और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। और नारे क्या थे? उनके नारे थे, अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ। तो आखिर ये नई परिभाषा है क्या जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया? सुनने में तो ये एक तकनीकी मामला लगता है। परिभाषा के अनुसार किसी भी जमीन को अरावली पहाड़ी तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई अपने आसपास की जमीन से यानी लोकल रिलीफ से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। 100 मीटर, ठीक है। और अगर ऐसी 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हों तो उन्हें अरावली रेंज कहा जाएगा। ठीक है, रुकिए। 100 मीटर की ऊंचाई का नियम सुनने में तो सीधा साधा लगता है, पर ये लोकल रिलीफ का क्या मतलब है? क्या इसे समुद्र तल से नापते हैं या बगल वाली सड़क से? क्योंकि इससे तो जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है ना। मुझे लगता है कि यही कोई पेच है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस पूरे विवाद की जड़ है। इसे समुद्र तल जैसे किसी मानक से नहीं, बल्कि पहाड़ी के ठीक आसपास की जमीन से नापा जाएगा। अच्छा। अब इसका मतलब समझिए। मान लीजिए कोई पहाड़ी समुद्र तल से 120 मीटर ऊंची है, लेकिन वो पहले से 30 मीटर ऊंचे पठार पर खड़ी है। तो नई परिभाषा के हिसाब से उसकी लोकल रिलीफ सिर्फ 90 मीटर मानी जाएगी। 120 माइनस 30। और 90 मीटर मतलब 100 मीटर से कम, तो वो कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं कहलाएगी, भले ही वो सदियों से वहीं खड़ी हो। ठीक समझे। और अब इसके नतीजे पर आते हैं, जो चौंकाने वाला है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI सरकारी संस्था है। जी। उसके एक आंतरिक मूल्यांकन में ये बात सामने आई कि ये नई परिभाषा अरावली के 90% से ज्यादा हिस्से को कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर कर सकती है। 90%? क्या आप सच कह रहे हैं? मतलब दिल्ली से जयपुर जाते हुए हाईवे पर जो छोटी छोटी हरी भरी पहाड़ियां दिखती हैं, जो सूखे इलाके में आंखों को ठंडक देती हैं, वो सब कागज पर अरावली नहीं रहेंगी? यही तो चिंता का विषय है। ये तो अविश्वसनीय है। अगर वो कानूनी रूप से पहाड़ियां नहीं रहेंगी तो वहां खनन, रियल एस्टेट और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए रास्ता खुल जाएगा, जिन पर अभी तक अरावली संरक्षण के नियम लागू होते थे। लेकिन एक मिनट, सरकार का भी तो अपना पक्ष होगा। उनका क्या कहना है? जरूर कोई वजह होगी इस परिभाषा को लाने की। सरकार का तर्क है कि यह फ्रेमवर्क संरक्षण को कमजोर नहीं करता।
उनका कहना है कि खनन की अनुमति केवल 0.19% हिस्से में ही दी जाएगी। और जब तक एक स्थायी खनन योजना नहीं बन जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा भी जारी नहीं किया जाएगा। वो इसे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश बता रहे हैं। लेकिन ये बात तो सरकार के अपने ही विभाग एफएसआई की चेतावनी के बिल्कुल खिलाफ जाती है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एफएसआई की चिंताओं को कोर्ट में नजरअंदाज कर दिया गया। यही इस विवाद का सबसे बड़ा कांटा है। एक तरफ सरकार का आश्वासन है और दूसरी तरफ उसकी अपनी विशेषज्ञ संस्था का आकलन, जो एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करता है। तो अगर हम सबसे बुरे हालात की कल्पना करें कि एफएसआई का डर सच हो जाता है और 90% अरावली संरक्षण से बाहर हो जाती है, तो इसका भविष्य कैसा दिखेगा? इसका असर सिर्फ पेड़ों और जानवरों पर पड़ेगा या हम जैसे आम लोगों पर भी? दिल्ली, गुड़गांव में रहने वालों पर क्या असर होगा? इसे सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये सीधे सीधे सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस का मुद्दा है। अच्छा। इसके परिणाम कई स्तरों पर होंगे और विनाशकारी होंगे। सबसे पहला और सीधा असर, थार का रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। वो हरी दीवार गिर जाएगी। हाँ, दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधियां आम हो जाएंगी और वायु प्रदूषण बेकाबू हो जाएगा। अरावली एक प्राकृतिक स्पंज की तरह प्रदूषण को सोखती है, वो स्पंज ही नहीं रहेगा। और पानी का क्या? दिल्ली और हरियाणा तो पहले से ही पानी के संकट से जूझ रहे हैं। संकट और गहरा जाएगा। अरावली की ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिन्हें नई परिभाषा बाहर कर सकती है, वो भूजल पुनर्भरण मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बहुत जरूरी हैं। वो बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे भेजती हैं। जब ये पहाड़ियां खत्म होंगी तो पानी बहकर निकल जाएगा और जमीन सूखी रह जाएगी। पहले ही इस इलाके में पिछले 50 सालों में 10 से 15% बारिश कम हो चुकी है। यह तो पारिस्थितिकीय तबाही हुई, लेकिन आपने इसे सामाजिक न्याय का मुद्दा कहा, उसका क्या मतलब है? आचार्य प्रशांत का एक विश्लेषण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो सवाल पूछते हैं, इस विनाश से फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा? सही सवाल है। फायदा होगा खनन ठेकेदारों को, रियल एस्टेट डेवलपर्स को जो वहां अरावली ग्रीन्स जैसी आलीशान सोसाइटी बनाएंगे, और पानी के टैंकर माफिया को, जिनका धंधा पानी की कमी से ही चलता है। और नुकसान जाहिर है आम लोगों को, आम और गरीब लोगों को। अमीर लोग तो अपने घरों में एयर कंडीशनर और एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे और मिनरल वाटर खरीद लेंगे। लेकिन उन गर्मी की लहरों, धूल भरी हवा और बाढ़ का सामना कौन करेगा? वो गरीब मजदूर जो खुले में काम करता है, वो किसान जिसका कुआं सूख जाएगा, और वो आदिवासी समुदाय, उनकी तो पूरी संस्कृति और आजीविका ही उस जंगल से जुड़ी थी, वो तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये पर्यावरण के विनाश के जरिए होने वाला सामाजिक अन्याय है। तो ये सिर्फ हरियाणा या राजस्थान का स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये पूरे उत्तर पश्चिम भारत की हवा और पानी की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल। और ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे पर्यावरण की कीमत हमेशा समाज के सबसे कमजोर वर्ग को चुकानी पड़ती है। सही कहा। तो आज हमने अरावली के दो बिल्कुल अलग चेहरे देखे। एक तरफ ये एक प्राचीन, जीवन देने वाली सांस्कृतिक और पारिस्थितिक धरोहर है, एक माँ की तरह जो करोड़ों साल से जमीन की रक्षा कर रही है। और दूसरी तरफ ये एक ऐसा संसाधन बन गई है जिसे मुनाफे के लिए फिर से परिभाषित किया जा रहा है। ये संघर्ष विकास और विनाश के बीच की उस महीन रेखा को दिखाता है, जिस पर चलना आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और सवाल ये है कि क्या हम विकास के नाम पर अपनी जीवन रेखा को ही काट रहे हैं? संकला फाउंडेशन का वो लेख अरावली की तुलना एक बहुत ही खूबसूरत चीज से करता है। वो लिखते हैं कि अरावली एक प्राचीन पखावत जैसी है, जिसकी खाल समय के साथ खिंच गई है, जिसकी लय धीमी पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो हर ताल की याद संजोए हुए है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इस प्राचीन साज पर कोई नया टिकाऊ गीत बजाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रकृति और इंसान दोनों के लिए हो, या फिर हम मुनाफे की धुन में इसकी खाल को ही फाड़ कर इसे हमेशा के लिए खामोश कर देने का जोखिम उठा रहे हैं?